हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग का जो है क्लास नंबर 8 है। इसके पहले जो है मैंने 2 चैप्टर जो है आप लोग के ट्रेड का कंप्लीट करा दिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नंबर 1, और दूसरा जो है ITI टूल्स। जितने भी टूल्स होते हैं सभी को मैंने कवर किया है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का जो है टोटल 4 वीडियोज़ हैं टोटल। फिर चैप्टर 1 जो है उस पर टोटल 3 वीडियोज़ हैं। कुल मिला के टोटल जो है 7 क्लासेस हो चुके हैं। तो आप लोग जिनका क्लासेस मिस हो गया है वो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप जा कर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये जो वीडियोज़ बनाया जा रहा है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपका जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या आपका CBT ऑनलाइन जो ITI का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, और उनसे उनके बेसिस पर उनके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन किया गया है क्वेश्चंस का, और फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन बताया जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन के पहले हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, थ्योरी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप थ्योरी भी समझ जाते हैं, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी कर पाते हैं। तो आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। कहें तो आप लोग का जो लाइक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है या फिर वायरमैन ट्रेड है, ठीक है, ये सब जो ट्रेड हो गया उन सब के लिए ये जो हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात है कि ना कि सिर्फ हम बात करें आपका इलेक्ट्रिशियन, इवन अदर ट्रेड्स भी जो होते हैं उनमें भी उनको भी जो फंडामेंटल्स जो चीज़ हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल चीज़ है, एटलीस्ट ब्रीफ आइडिया उनको ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों से अवगत होना चाहिए, है कि नहीं। मान लिया जाए अभी मैं जैसे एग्जांपल आपको दे दूँ, कोई फिटर का लड़का है। अब फिटर का लड़का है तो टेक्नीशियन ही कहलाएगा, वो भी फिटर का लड़का भी टेक्नीशियन कहलाएगा, इलेक्ट्रिशियन का लड़का भी टेक्नीशियन कहलाएगा। अब उसके घर में मान लिया जाए फॉल्ट आ गया, कुछ वायरिंग का कुछ फॉल्ट आ गया, या फिर मान लीजिए कुछ बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम आ गया, मेन स्विच का, MCB का कुछ दिक्कत आया, छोटा मोटा जो माइनर जो प्रॉब्लम होता है रात के टाइम में हो गया है, वो खुद से अपना फ्यूज जो जैसे फ्यूज उड़ता है जनरल केस में, तो फ्यूज को वो कम से कम मिनिमम जो है मरम्मत करना जानना चाहिए उनको। इससे क्या होगा कि एट ए टाइम मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं या रात हो गया है तो उस टाइम आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इतना मिनिमम जो है सभी को, जितने भी जनरल लोग को भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बेहद ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है कि जो हम डेली का यदि कहें तो हम डेली दिनचर्या का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लगभग सभी उपकरण जितने भी होते हैं सभी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करते हैं। जितना भी आप अपने घर में उपकरण जो है यूज करते हैं, जितने भी आप अप्लायंसेस यूज करते हैं सभी लगभग जो है सभी आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। तो आपको इसके लिए जो है ब्रीफ जो आपके बुक्स में जो दिया हुआ है फंडामेंटल्स, उसको मैं डिस्कस करूँगा। इस पे 2-4 लेक्चर होगा अभी, क्योंकि ये बेसिक है इस वजह से। तो मैं जो हूँ आपका सबसे जो मतलब छोटे छोटे जो चीज़ हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन भी उठता है, उनको मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास का शुरुआत करते हैं, और इस क्लास को आप लोग बेहतर ढंग से सुनिए, समझिए, और कहीं यदि डाउट होता है तो आप बेझिझक हमसे पूछिए। मैं हर अपने क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग को कहीं कुछ यदि डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत होता है, ठीक है। कहाँ से शुरुआत होता है, हम लोग पहले इसमें पूरा जो है उसका डीप में पहले जाने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल्स जिसको कहा जाता है। देखिए समझिए, पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा जो है संसार है, पूरा ब्रह्मांड जो है, आखिर कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति हुआ होगा। कहीं ना कहीं से छोटा कुछ ऐसा चीज़ होगा, कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो कि धीरे धीरे फिर वही बड़ा रूप लिया है। जब सृष्टि की समझे एक तरह से जब उत्पत्ति हुई, उस टाइम में ये कहा गया, ये माना गया कि एक कण है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसको कि हम लोग किसको क्या कहते हैं, आमतौर पर पदार्थ के गिनती में लाते हैं। तो जैसे कि मैं बोलूँ आपका फ़ोन है, वो भी एक पदार्थ है, मैटर कहलाएगा। वो मैटर जो पदार्थ है वो
जितने भी संसार में जितने भी चीज़ आप देखते हैं सभी क्या है, मैटर है, पदार्थ हैं। अब ये जो पदार्थ है क्या चीज़ से बनता है, ठीक है, जो पदार्थ होता है उसका जो बेसिक इकाई है, ठीक है, बेसिक जो फंडामेंटल इकाई होता है वो आपका होता है परमाणु, ठीक। तो बहुत सारे एटम्स मिल करके क्या बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे, मैटर बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे परमाणु मिलके एटम्स मैटर का निर्माण करते हैं, पदार्थ का। जैसे मैं शर्ट पहना हूँ, ठीक है, ये मेरा देखिए माइक है, तो ये सब भी जो बना है ये क्या कहलाएगा, ये सब सारा पदार्थ कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक। और फिर ये मैटर, ये जो मैटर है कहीं ना कहीं एटम्स से मिलके बना है। एटम को भी फर्दर हम लोग और डिवीज़न करते हैं, तो एटम के अंदर पाया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, ये सब, ठीक है। तो देखिए एटम क्या हुआ, एटम समझिए किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, किसी पदार्थ का वो सबसे फंडामेंटल कण, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा, सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स जो होगा, जो कि रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें वो भाग ले सके, और दूसरा क्या, रिएक्शन के द्वारा ही वो पृथक भी हो सके, क्या हो सके, अलग भी हो सके, टूट भी सके, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको परमाणु कहा जाता है, या फिर हम कहें तो एटम कहा जाता है, ठीक है। अब एटम जो होते हैं कभी भी आपको इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, मैं अभी बता ही रहा था कि जैसे मैं शर्ट का बात किया तो ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, तो मैटर आखिर आया कहाँ से, बहुत सारे एटम्स मिले हैं तभी तो मैटर बना, हाँ या ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटम्स जो है, एटम निर्माण करते हैं मैटर का, पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तभी तो कोई पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। इसलिए एटम्स जो है सिंगल स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है एटम, ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक एक पॉइंट जो यहाँ पे है, हर एक से क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। नहीं तो आप जो है एएलपी जो आप लोग का या फिर ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन देखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन आपको भरमार मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है, और मेरा अपना 5 साल का जो टीचिंग अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर क्वेश्चंस को मैं बनाया हूँ। तो अभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ऐसे फिजिकली जो है ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एटम तो बता दिए सर, एटम का स्ट्रक्चर भी बताइए कि क्या क्या होता है अंदर, किस तरह से क्या क्या होता है चीज़ें, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से जो है एटम के अंदर आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इसका हिंदी भी यही होता है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब प्रोटॉन जो हो गया, मैं बताया ना कि मैटर, मैटर के नीचे क्या, एटम्स, एटम्स के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जो एटम का निर्माण हुआ किससे हुआ, इन्हीं तीन चीज़ से हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुआ। तो क्या बताइए हमको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है मूल कण हुआ कि नहीं, फंडामेंटल जो है क्वांटिटी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ कहलाएगा, क्योंकि अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सिंपल से शब्दों में हम समझेंगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीज़ या फिर ऐसा कण जिसको कि आप अब नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ये पेन है, इसको हम काटना चाहेंगे, इसको तोड़ना चाहेंगे, छोटा से छोटा आप इसको कण को भी तोड़िएगा ना, यदि छोटा सा एकदम छोटा सा कण यदि आप तोड़ लेते हैं इस पेन का, उसमें भी हजारों हजार लाखों करोड़ों एटम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब उन एटम्स के अंदर समझ जाइए कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, अब बात आई समझ में। तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो इंडिविजुअल्स है, वो इंडिपेंडेंट कण है, ठीक है, उनको आप फर्दर अब नहीं तोड़ सकते हैं। और फिजिकली मतलब कि प्रैक्टिकली यदि हम बात करें, इसको यदि हम तोड़ करके सोचेंगे कि इसका हम इलेक्ट्रॉन अलग कर ले, प्रोटॉन अलग कर ले, न्यूट्रॉन अलग, तो नहीं कर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना ही छोटा है, इतना ही इसका जो है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का वैल्यू, इसका साइज़ जो है, आकार इतना ही छोटा है कि उसको हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए। बात आ रही समझ में। अब देखिए मूल कण माने जाते हैं, इन तीनों को कहा जाता है। अच्छा, अब एटम जो हो गया, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये आपका स्ट्रक्चर है एटम का, ठीक,
ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं हरा हरा, ये ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट क्या होता है? कक्ष जिसको कहा जाता है। वो ऑर्बिट के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, घूमते हैं, ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में वो घूमते हैं। ठीक, आइए अब एक होता है नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है। ये गोल शेप का, देखिए राउंड शेप का जो है क्या है? न्यूक्लियस है, जिसको कि हम लोग नाभिक बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा रब कर दूँ। हाँ देखिए, और उस नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। दिखाया भी हूँ, न्यूट्रॉन जो रेड कलर से और प्रोटॉन क्या है? ब्लू कलर से। ठीक है, तो नाभिक जो हो गया एटम का मेन पार्ट हुआ। पॉइंट नोट कीजिएगा, आप लोग जो है नोट्स बनाइए। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने हाथों से लिखिएगा ना, तो वो चीज़ बेहतर ढंग से दिमाग में जाएगा। और फिर कभी पन्ना भी पलटिएगा तो आप उन चीज़ों को बेहतर ढंग से तुरंत रिवीजन कर पाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। बैठते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में आते हैं 10 बजे से, तो कुछ सीख के जाइए। 1 घंटा जो भी क्लास होता है उसमें कुछ सीखिए। तो इससे मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे जो हैं कुछ आगे, उन ज़रूर कहीं ना कहीं रहेंगे तो नाम ज़रूर लेंगे कि हाँ हम सर का क्लास किए थे, वहाँ से ये सब क्वेश्चन आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्लास ज़रूर कीजिए, ताकि आपको फर्दर आगे मेहनत भी कम होगा। तो देखिए, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। न्यूक्लियस जो होता है एक कंसंट्रेट, या कहें कि एक इस तरह का भाग है जिसमें कि पूरा एटम का जो भार होता है ना, उसी में रहता है। यदि एटम का हम वजन करेंगे, एटम का वजन करते हैं यदि, तो मेन जो भाग होगा ना, मेन जो वजन जो, या फिर मेन जो उसका भार होगा, वो न्यूक्लियस के कारण ही होगा। ठीक है, मेन उसका भार किसके कारण होगा? न्यूक्लियस के कारण होगा। ठीक, तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया। तो क्या है? देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु का केंद्रित सघन भाग होता है, जो मैं आपको समझा दिया। अब बात करते हैं आवेश की। चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। आप लोग पॉइंट ले लीजिए। जैसे आवेश का मतलब क्या हुआ? चार्ज हुआ। तो मैं अब आगे जो हूँ, कई बार ऐसा होगा कि मैं चार्ज 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 बोलूँगा, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि हाँ सर, चार्ज का मतलब क्या बता रहे हैं? आवेश बता रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी हम लोग को थोड़ा बहुत जो है इन चीज़ों को, जैसे साइंस का जो टर्म्स है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही प्रयोग होता है, इसलिए आप लोग को भी एक जो है चेंज अपने आप पे लाना चाहिए कि टर्म्स जो हम लोग हिंदी में जान रहे थे, अब इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे। और वो मेरे जो क्लासेस होते हैं उसमें आपको इन चीज़ का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो हूँ वो टिपिकल जो आपका इंग्लिश वर्ड्स है उन्हीं का प्रयोग करता हूँ, हिंदी भी उसका बता देता हूँ, रूपांतरण जो है, तो आप उस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। आइए, तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो होता है प्लस, नोट कीजिएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में गलती हुआ है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसका वैल्यू होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर में होगा, ना कि नीचे में। यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, इस जगह पे नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? ऊपर में चल जाएगा, माइनस 19। इतना कूलम, सी से डिनोट किया जाता है कूलम को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि प्रोटॉन का यदि आवेश पूछा जाए, चार्ज पूछा जाए, तो वैल्यू कितना होगा प्रोटॉन का? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया बात? अब कोई आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन में क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन में बस आपको क्या करना है, ये पार्ट को हटा देना है, वैल्यू यहाँ लगा देना है माइनस, तो हो गया माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। बिल्कुल क्लियर है, आईने की तरह, जैसे शीशा कितना क्लियर होता है उस तरह से क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर लें, ठीक ना। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताइए? न्यूट्रॉन पे बहुत बच्चे जान भी रहे होंगे, तो आप लोग को यदि कुछ पता रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का यदि चार्ज की बात करें तो होता है 0। क्या होता है? 0, या फिर आवेशहीन होता है वो, ठीक है, 0 चार्ज होता है न्यूट्रॉन का। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो, या फिर जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है करंट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम सीधे
शब्दों में यदि बोले तो यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। समझ में आया बात? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? अभी मैं बता रहा था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु का संरचना बताया था, जिसमें कि मैं ये बोला कि जो बाहरी कक्ष होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, ठीक है, हर एलिमेंट के पास कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्युमिनियम की बात करें या सोडियम की बात करें 11, ठीक है, तो 11 जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक ही ऑर्बिट में नहीं होता है, एक ही कक्ष में नहीं होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला जैसे मान लेते हैं हम, क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है, नाभिक है, किसका? सोडियम का। अब इसके बाहरी कक्षा में जो है ये एक ऑर्बिट है, फिर एक और ऑर्बिट है, फिर एक और ऑर्बिट है। अब पहला जो ऑर्बिट है उसमें सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो कक्ष है, दूसरा जो ऑर्बिट है, उसमें टोटल जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैक्सिमम इतना ही होगा उस ऑर्बिट में, अब उससे ज़्यादा नहीं फिल हो सकता है। सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन टोटल। सोडियम का मैं क्या बोला, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया, दूसरा ऑर्बिट जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, उससे ज़्यादा घुस ही नहीं सकता है, ठीक है। और थर्ड जो ऑर्बिट हो गया उसमें बस 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप नोट कीजिए कॉपी में, इसको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सोडियम एटम की जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी? 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्बिट, जो बाहरी कक्ष है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी भी होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे यदि हम बात करें क्लोरीन का वैल्यू कितना होता है? 17 होता है। तो 2 8 10 और लास्ट में कितना आएगा? 17 आएगा, लास्ट में आएगा 17। तो 17 का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 वैलेंसी नहीं होगा, उसको आपको 8 से 1 घटाना पड़ेगा, 8 से 1 घटाना पड़ेगा। तो कितना हो, सॉरी 8 से 7 घटाना पड़ेगा, 8 से 7 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो उसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यदि दे देगा किसी को, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया? दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 8 18 ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सब स्टेबल माना जाता है। तो 11 है, 10 यदि कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से जैसे हम बात करें क्लोरीन का, जो बता रहा था मैं, क्लोरीन में क्या है कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, 2 8 कितना हो गया? 10, 2 8 10 और 7 है, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट। तो वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम को 1 देना है और क्लोरीन को 1 लेना है, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, ये लोग जो है दोनों मिलकर के आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, है कि नहीं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले भी लिया, क्या बन गया? NaCl, साधारण नमक जिसको कहते हैं हम लोग, आमतौर पे घर पे यूज करते हैं ना, नमक जो खाते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl, ठीक है। तो 2 धातुएं, 2 एलिमेंट्स जो हैं मिल करके क्या बनाया? एक कंपाउंड बना दिया, जो कि NaCl कहलाया। तो ये मैं देखिए आपको पूरा बेसिक जो आपका केमिस्ट्री है वो भी बता दिया।
ये सब भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से बेहद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग बात करते हैं। आइए, तो वैलेंस ऑर्बिट क्या हुआ? वैलेंस ऑर्बिट हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट क्या कहलाएगा? वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक। और वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए या फ्लो ऑफ करंट के लिए, धारा का प्रभाव के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली एक या दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है धारा के प्रभाव के लिए। समझ में आया बात? फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। आइए अब देखिए, नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसको, ठीक है। नाभिक जो हो गया, ये जो मैं बताया जो ब्लैक कलर का है ये क्या है? नाभिक है। और देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है। तो ये दोनों क्या है? दूर है, नाभिक से दूर है, इसलिए क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये ही करंट में पार्टिसिपेट करता है। चलिए अगला पॉइंट जो है, मुख्य इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है, यदि आप एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, मान लिया जाए ये माइक का तार है, ठीक है, ये तार है। अभी जो मैं भी जो बोल रहा हूँ ये इधर से मेरे इधर फ़ोन तरफ जो जा रहा है, मेरा जो भी सिग्नल या फिर जो भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल जो इनपुट मैं दे रहा हूँ वो किधर से जा रहा है? इस वायर से होता हुआ जा रहा है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही सिग्नल्स को वहाँ तक पहुँचा रहा है, ठीक। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको नोट भी कीजिएगा, जो कि है ये पॉइंट, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि विद्युत उपघट्य जो होता है, ठीक है, उसमें किसके वजह से होता है? आयन के कारण होता है। समझिए इसको, जो ठोस धातु होता है, ठीक है, जो सॉलिड मेटल्स होते हैं लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो हो गया, इसमें जो धारा जो प्रवाह होगा, विद्युत जो प्रवाह होगा, किसके कारण होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। आंसर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन यदि बात करें कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब भी होता है, जिसको कि विद्युत उपघटत्य जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाह किसके कारण होगा? आयंस के कारण होता है, ठीक है। जैसे आप देखे भी होंगे कि एक बीकर है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और दोनों में सप्लाई दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से सप्लाई दे दिया गया। अब बताइए ये दोनों तो आपस में कनेक्टेड है नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या आपस में कनेक्टेड है? नहीं है। तो आखिर करंट कैसे फ्लो हो रहा है? जो भी सॉल्यूशन डाला गया था उस बीकर में, सॉल्यूशन जो डाला गया था, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? टूट करके आयंस में पैदा हुआ, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो हुआ, ठीक है, तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है इलेक्ट्रोलिसिस में करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट पानी की तरह साफ हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ चल गया? हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का। चार्ज किसे कहा जाता है? ठीक, अब तक हम लोग जो है पढ़ लिए फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, फिर एटम का स्ट्रक्चर, एटम्स के बारे में पढ़े हैं। अब जो पॉइंट है क्या? चार्ज। जैसे अभी मैं बता रहा था चार्ज के बारे में, क्या बोला आप लोग को चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन में जो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन के केस में। और इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज जो है, ये जो वैल्यू है, जो आवेश है, इसी को तो चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? ये मैटर का, ये पदार्थ का एक गुण है, एक क्या है? क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो है वस्तु या तो अट्रैक्टिव टाइप का फील करेगा या तो रिपल्सिव टाइप का फील करेगा। मतलब या तो उसके साथ
अट्रैक्शन होगा, या तो उसके साथ चिपकेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, उसको दूर करेगा। हाँ, समझ में? तो ये क्या है? पदार्थ का बस एक गुण है जिसके कारण वस्तु या तो आकर्षित अनुभव करता है, आकर्षित बल अनुभव करता है, या फिर विकर्षित रिपल्सन करता है। आकर्षित का क्या होता है इंग्लिश? अट्रैक्टिव, और विकर्षण का रिपल्सिव। चलिए, इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या मारना है आपको? ऑप्शन में मिल जाएगा आपको कूलम्ब। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब। ठीक है, सीजीएस मात्रक की यदि बात करें, ठीक है, सीजीएस में इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिंपल है, एसआई मात्रक जो है कूलम्ब होता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ओके, यदि हम लोग इसका मात्रक यूनिट की ऐसे बात करें, ठीक है, ऐसे, तो क्या होता है? देखिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, मतलब चार्ज या फिर आवेश बटा समय होता है। तो यदि हम लोग आवेश की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ये क्यू क्या हो जाएगा? ये टी ऊपर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो टी उधर चल गया तो क्या बन गया इधर? I इंटू टी। कहने का मतलब है कि क्यू बराबर क्या हो गया? I इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया Q इक्वल टू I इंटू टी। अब I जो हो गया क्या हो गया? करंट, धारा। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ए। और टाइम का इकाई क्या होता है? पहला क्लास याद कीजिए, ठीक है, पहला क्लास नहीं, थर्ड क्लास में एसआई यूनिट जो पढ़ाए थे, टाइम का क्या था? सेकंड। तो क्या होगा? चार्ज का इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड, या फिर एम्पियर सेकंड। ठीक है, नोट करके रखिएगा, इसका जो है आप यूनिट्स को नोट करके रखिएगा। ठीक है, एक तो होता है एसआई में कूलम्ब होता है, और ऐसे मात्रक की बात करें, जनरल मात्रक की यदि बात करें, एम्पियर सेकंड होता है। चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी हम लोग समझते हैं। देखिए, आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है आपका, चार्ज दो तरह का हो सकता है। एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि घन कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है, और नेगेटिव चार्ज, जिसको ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो तरह का चार्ज। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई। अब देखिए, वस्तु को जो आकर्षित करता है, आवेशित करता है, कहने का मतलब है, आवेशित मतलब चार्ज करता है किसी वस्तु को। अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि चार्ज कैसे करता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये प्रोसेस जो बताया था ना, ये कौन बताया था? कौन साइंटिस्ट बताया था? थेल्स बताया था। थेल्स बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को आवेशित कर देता है कौन? चार्ज पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट को पे भी चार्ज ला देता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पर से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण घनात्मक हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणात्मक हो जाता है। देखिए, अब यदि एक कांच के टुकड़े को, ठीक है, एक कांच के टुकड़े को यदि रेशम के कपड़े पे आप यदि ये कीजिएगा, रगड़िएगा, ठीक है, ठीक है, तो यदि एक कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े पे आप रगड़ते हैं, ठीक है, रब करते हैं, तो क्या होगा? जो कांच का टुकड़ा है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। और जब त्याग करेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम जो बताया, एक इलेक्ट्रॉन अपना खोता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उस केस में उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक चार्ज। और वो क्या लिखाता है? Na+ लिखाता है कि नहीं? Na+। तो इसी तरह से कांच का टुकड़ा एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उसमें घनात्मक चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रेशम का जो कपड़ा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक लिया है। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cl- लिखाता है, Cl-, तो उसी तरह से। ठीक, फिर कंघी भी देखे होंगे आप, जो है बाल में लगड़ते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर पेपर के टुकड़े के पास रखते हैं, तो क्या होता है? पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा जो है उसमें चिपक जाता है। या फिर स्केल को रगड़ते हैं माथे में, सूखे बाल में, और फिर जब पेपर के सामने रखते हैं तो क्या होता है? टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। तो ये क्यों होता है?
यहाँ भी वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है, अस्थिर विद्युत का, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि चल फिर नहीं सकता है, एक ही जगह है, वो स्टैटिक कहलाता है, ठीक। और डायनेमिक क्या होता है, जो कि चलता है, जैसे कि हम लोग के घर में जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कहीं से पावर सप्लाई होके आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, रुका नहीं है, जो चार्ज है वो रुका नहीं है, वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक क्या हो जाएगा, जो रुका हुआ है। तो ये जो मैं एग्जांपल दिया आपको, रेशम का कपड़ा और जो कांच का जो बताया, ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि बचपन में जो बाल में जो आप ऐसे जो स्केल रगड़ते थे और कांच के जो आप पेपर के सामने जो रख के जो लटकाते थे, सटाते थे, मतलब जो चिपक जाता था, तो लगता था जादू, उसका रीजन आज आप लोगों को पता चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आवेश का खेला होता है, ठीक। आइए बात करते हैं अब आगे। तो देखिए इसका जो है Q क्या होता है, चार्ज से डिनोट किया जाता है, Q को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो Q का जो वैल्यू होता है N × E होता है, ठीक। तो फॉर्मूला है, तो Q बराबर क्या होगा, उत्पन्न आवेश, N क्या हो गया, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, उस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या त्याग किया उसका संख्या N हो गया, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, हमेशा उतना ही रहेगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो मान लिया जाए कि उत्पन्न आवेश का एक क्वेश्चन दे कि मान लिया जाए कि हम रगड़े और फिर 5 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग हो गया, ठीक है, त्याग किया गया 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, उत्पन्न जो आवेश होगा, जो टोटल जो चार्ज जो डेवलप होगा वो कितना होगा, 5 अगुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 गुना कर दीजिएगा, उतना कूलम्ब हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं क्या होगा ये, विद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप लोग को ध्यान से समझिएगा ही, ठीक है। विद्युत वाहक बल, मतलब नाम से पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हुआ, कि विद्युत को, करंट को, ठीक है, धारा को वाहक करने वाला, चलाने वाला कोई बल, ठीक है। विद्युत को चलाने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF जिसको कहा जाता है शॉर्ट में EMF। मैं अपने जो है आने वाले क्लासेस में या आज की भी क्लासेस में अब आगे EMF यूज करूँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, और इसलिए मैं कहता हूँ एकदम क्लास के तो एकदम जुड़े रहिए, कहीं भी उधर नहीं जाना है, क्लासेस हर क्लासेस को एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना 100% देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एक चीज़ को 2 बार 4 बार समझाता हूँ, जो बच्चे इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बोर उनको भी लगता होगा कि सर कितना एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ आपके माइंड में जो बैठ जाएगा तो फिर आपको फिर ज़िंदगी भर ये चीज़ भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। इसलिए तो देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत वाहक बल। अब क्या होता है देखिए, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल होता है। मैं अभी बता रहा था यहाँ पे, ये आपका माइक का जो वायर है एग्जांपल दे रहा था, मैं बोला क्या कि सिग्नल जो है मेरा इस जगह से नीचे जा रहा है, फ़ोन की तरफ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्ज है जिसके कारण जा रहा है, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही जा रहा है अंदर, जो मेरा सिग्नल था वो अंदर जा रहा है। मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कौन ले जा रहा है, कुछ तो है जो लेके जा रहा है, तो वही क्या है, फोर्स है, वाहक बल जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक फोर्स है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह आगे पहुँचा रहा है, या जहाँ भी लेके जा रहा है, वो EMF के कारण ही होता है। और ये फोर्स कहाँ से आता है, ये फोर्स किधर से आएगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा बिना किसी अति के वो ढकेल दिए तो चले जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जो पुल करता है, जो खींचता है, जो ले जाता है, वाहक जो करता है, वो कौन सा क्या होता है, वो होता है सेल, वो होता है बैटरी, वो होता है जनरेटर। समझ में आया। तो जो फोर्स जो उत्पन्न होता है वो बैटरी के द्वारा उत्पन्न कराया जाता है, ठीक। तो आखिर जो सेल होता है उसका क्या काम हुआ, क्या काम हुआ, फोर्स
पैदा करना, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन से मूव हो जाए, उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव जहाँ हुआ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पैदा हुआ आपका बल्ब जल गया। सिंपल, एकदम गंवार भाषा में समझिए एकदम, मतलब क्या बोलते हैं एकदम गंवार, क्या बोलेंगे आपको, एकदम लेमैन स्टाइल में आप इन चीज़ों को समझिए एकदम, ठीक है। कुछ नहीं है एकदम, इलेक्ट्रिकल है ना एकदम बिल्कुल ही बहुत एकदम समझने वाला चीज़ है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ दिखता नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, बढ़िया से इन चीज़ों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, कुछ स्किप कर देते होंगे या फिर इधर उधर इनका हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि जैसे क्लास स्टार्ट होता है तो आप लोग जिस जगह से पकड़ रहे हैं, जिस जगह से स्टार्ट हुआ, आप लेट करके आ रहे हैं, हो सकता है आपका 10 मिनट निकल गया, इसलिए 10 मिनट निकल गया, बहुत कुछ आप निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन का जो एटम का जो स्ट्रक्चर वो मैं बताया कितना इंपॉर्टेंट था, आप लोग को खुद ही लगा होगा कि बिना उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझने में भी थोड़ा सा फेर है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग टाइम से जुड़िए एकदम पक्का, 10 बजे जितने विद्यार्थी हैं सभी को ही जुड़ जाइए, ठीक है। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, मेरे लिए 10 बच्चे करें क्लास, मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए 10 बच्चे मेरे मेहनत को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपको भी खुशी होगी कि हम सीख रहे हैं कुछ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए, तो मैं बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आया होगा। इसका यूनिट की बात करें, मात्रक होता है वोल्ट, VOLT, ठीक है। हिंदी में भी इसको वोल्ट कहा जाता है, और इसको जो है सूचक जो है, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल V। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विभव या फिर पोटेंशियल, विभव या पोटेंशियल। वोल्टेज भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो देखिए क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश मतलब यूनिट चार्ज, एक सिंगल चार्ज, एक कूलम चार्ज मान लीजिए, एक कूलम चार्ज को अनंत से मतलब इन्फिनाइट से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, अनंत से मान लिया जाए जैसे +1 चार्ज है, इसको हम अनंत से लाएं किस जगह पे, किसी बिंदु पर, इस जगह मान लीजिए लाते हैं चार्ज को। तो ये जो लाए तो कुछ कार्य तो किए, तभी तो कुछ काम कीजिएगा। मान लीजिए आप, जैसे आपको पानी पीना है तो आप किचन में पहले जाइएगा, तो काम क्या किया, आप चल के जो गए तो काम हुआ ना, कुछ तो करना पड़ेगा तभी तो कुछ आएगा, है कि नहीं। जब तक पढ़िएगा नहीं तो कैसे जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य करना है, वो पढ़ाई का कार्य करना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि चार्ज को अनंत से, आप इन्फिनाइट से जब हम लाते हैं किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो ये जो पॉइंट पे लाने पे जो कार्य किए, जो आप वर्क किए, उसको क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है, या पोटेंशियल कहा जाता है। समझ में आया। फॉर्मूला याद रखिए इसका, क्या होता है, V = W/Q। अब V क्या हो गया, V हो गया वोल्टेज, V हो गया वोल्टेज, W क्या हो गया वर्क, और Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक। तो V = W/Q, ठीक। तो जो कार्य किया गया चार्ज को इन्फिनाइट से किसी बिंदु पर लाने के लिए, उसको कहा जाता है वोल्टेज या पोटेंशियल या विभव। इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, मात्रक आपको मैं समझाऊंगा, आप लोग बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। W का इकाई क्या होता है बताइए तो, W की इकाई क्या होती है, वर्क का इकाई क्या होता है, वर्क का इकाई होता है जूल, ठीक है, जूल डिवाइडेड बाय Q का क्या होगा, Q चार्ज का क्या होगा, मैं भी बताया था कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का इकाई क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का इकाई क्या हो जाएगा, J/C, जूल पर कूलम्ब, ठीक, जूल पर कूलम्ब होता है। ये हो गया पोटेंशियल। देखिए, परिपथ में धारा का प्रभाव शून्य होने पर विभवांतर का मान भी 0 हो जाता है। यदि परिपथ में, यदि सर्किट में, ठीक है, परिपथ में यदि धारा नहीं बह रहा है, धारा कट हो गया है, ठीक है, पावर सप्लाई में यदि करंट फ्लो यदि रुक गया है, इसका मतलब क्या है, विभवांतर, ठीक है, या विभव जो है वो क्या होगा, उसका मान भी 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसको और बेहतर रूप से मैं क्लियर करूंगा आगे भी, जो ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो विभव 0, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे पावर आपका लाइन कटा हुआ रहता है, तो आप उस टाइम तार, नंगा तार भी छू दीजिएगा, करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वहाँ वोल्टेज भी नहीं है, करंट भी नहीं है, ठीक है। तो यदि करंट है तो वोल्टेज है, और करंट नहीं है तो वोल्टेज नहीं है, सिंपल है। आइए बढ़ते हैं आगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए, ये बात हमेशा आप लोग देखे होंगे कि पानी जो है,
टैंक में, जैसे टैंक में पानी भरना है, तो क्या इधर से आप अपने कुआं में पाइप लगा दीजिएगा और टैंक में डुबा दीजिएगा तो क्या पानी चढ़ जाएगा? क्या नहीं चढ़ेगा, आपको मोटर लगाना पड़ता है। मगर यदि टैंक में पानी है ऊपर छत पे और उसको आप नीचे लाना चाहते हैं, अपने टैप में नल में पानी लाना चाहते हैं, तो नल खाली सिर्फ खोल देते हैं तो पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस है, दोनों के लेवल में डिफरेंस है। छत पे पानी हायर लेवल पे है, ऊंचा पे है, और नीचे जो पानी है वो डाउन लेवल पे है। अब क्या होगा कि जब भी धारा हो या वाटर हो, पानी हो या कोई भी एनर्जी लेवल हो, वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, हायर से लोअर फ्लो करता है। उसी तरह से धारा जो है, धारा जो प्रभाव होता है वो हायर टू लोअर बढ़ेगा। तो करंट, यदि इस तार की ही बात करें, इस तार की ही मैं यदि बात करूं, तो यदि धारा प्रवाह हो रहा है इसमें, ठीक है, इस वायर में यदि धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि आया, ठीक है, इस पॉइंट से यदि इस पॉइंट तक यदि करंट आया, तो इसके बीच ज़रूर कुछ न कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है, विभवों का अंतर जरूर होगा, तभी वह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया डेफिनेशन? जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। यदि अंतर पैदा नहीं होगा तो करंट फिर फ्लो नहीं होगा। अब वो कौन करता है अंतर पैदा? वो करता है सेल, बैटरी, जनरेटर्स, यही सब। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युतीय क्षेत्र। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है। किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक। अभी चार्ज इसका कुछ एक क्षेत्र अपना होगा। अब उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चार्ज आया, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके क्षेत्र में आया, तो ये जो पहला प्लस वाला जो क्षेत्र था, ये कुछ फील करेगा कि मेरे क्षेत्र में कोई आया है। ठीक, उसी तरह से नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो भी कुछ फील करेगा कि मेरे क्षेत्र में कोई आया है, क्योंकि सभी चार्जों का जो है अपना अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है, अपना फील्ड होता है। जैसे आपका फील्ड, घर पे आप रहते तो आपका एक बाउंड्री है कि नहीं, ठीक है, आपका एक घर है तो आपका वो जगह एरिया हो गया, है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक का भी जो है, जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसका क्या होता है ना, एक क्षेत्र होता है, जिसमें कोई दूसरा आवेश यदि आता है तो अपने पर वो एक बल महसूस करेगा, अपने ऊपर एक बल महसूस करेगा, जिसको क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युतीय बल रेखा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इंग्लिश टर्म्स को भी एकदम नोट कीजिएगा एकदम अच्छे से। तो विद्युतीय बल रेखा किसको कहा जाता है? देखिए, मैं भी क्या बता रहा था कि जो भी आवेश होता है वो अपना कुछ एरिया उसका होता है। वो जो एरिया जो मैं बता रहा था ना, उस एरिया को ही क्या कहा जाता है? रेखीय बल कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो उस चार्ज का जितना विद्युतीय बल रेखा होगा, जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितना दूर दूर तक जाएगा उसका रेखा, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये सब जो है, ये सब इसका क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो जहाँ जहाँ तक जाएगा, अब इस जगह भी कुछ चार्ज लाइएगा, दूसरा चार्ज लाइएगा, तो कुछ ना कुछ ये जो प्लस चार्ज है कुछ फील करेगा कि हाँ मेरे रीजन में कोई चार्ज है, और इस चार्ज के कारण भी इसको कुछ बल लगेगा, फिर इस चार्ज के कारण भी इसको जो है कुछ ना कुछ बल लगेगा, ठीक है, क्योंकि सभी चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। तो देखिए, ये जो रेखा होता है ये काल्पनिक माना जाता है इसको, ठीक है, ये रेखा क्या होता है? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक, इमेजिनरी लाइन होता है। अब देखिए, इसका कुछ प्रॉपर्टी है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा जो है ये लाइंस जो है पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे ख़त्म होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, जाकर नेगेटिव में जाके ये खत्म हुआ, फिर ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में जाकर खत्म हुआ, इस तरह से ही इसका। उसी तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वो भी इसी तरह से स्टार्ट होता है और दूसरे पे जाके ख़त्म होता है।
चलिए, और ये हो गया। लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, यहाँ देखिए, ये एक रेखा दिया हुआ है, समझिए, ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक। ये दोनों आपस में कभी क्रॉस नहीं होगा, सबका एक अपना पाथ है, ठीक है, उसी पाथ में वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पाथ ये वाला है तो दूसरा पाथ उसी पे क्रॉस करके चले गया, मतलब ये ऐसे एक पाथ है तो दूसरा जो है ऐसे कट गया या ऐसे कट गया, नहीं, कभी नहीं। यदि एक ऐसे है तो इसके ऊपर से जाएगा या इसके अंदर नीचे से जाएगा, लेकिन कभी दूसरे को कट नहीं करेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट, विद्युत धारा। समझिए, तो यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके पहले वाला जो पॉइंट्स था वो पॉइंट इतना महत्वपूर्ण था जिसके कारण जिसके वजह से आप इस चीज़ों को अब समझ पाइएगा बेहतर ढंग से। नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करता, व्हाट इज चार्ज, वो तो सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, इलेक्ट्रॉन, सर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एटम क्या होता है, नहीं समझ में आता। इस वजह से मैंने उन चीज़ों को स्टार्ट किया, वो बहुत ही बेसिक डीप लेवल से स्टार्ट किया, एक मतलब लेमैन लेवल से स्टार्ट किया हूँ। इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी, आप लोग देखिए, आप लोग खुद सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप लोग खुद ये चीज़ को अनुभव कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो विद्युत धारा क्या होता है, देखिए, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह हुआ, मैं बता ही रहा हूँ वही चीज़ कि किसी तत्व में, किसी पदार्थ में, किसी वायर में, किसी मेटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप यदि करवा दिए, वही विद्युत धारा हो गया, वही इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वही करंट हो गया, खत्म काम, ठीक। डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन क्या कहेंगे, चार्ज ऑफ फ्लो या फिर फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज करंट। हिंदी में बोलेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका यूनिट बताइए क्या होगा, क्यू का यूनिट क्या हो गया, चार्ज का जो यूनिट है क्या होगा, कूलम्ब, और टी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। एम्पियर जो होता है आपका किसका एसआई मात्रक होता है, करंट का। तो यदि एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा क्या, एम्पियर। और ऑप्शन में यदि मान लीजिए एसआई मात्रक नहीं बोला है और जनरल पूछ रहा है करंट का इकाई बताइए, एम्पियर नहीं लिख करके यहाँ कूलम्ब पर सेकंड यदि मिल जाएगा तो मारिएगा कि छोड़ दीजिएगा, मारना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इस पे और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखिए, यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब आपसे पूछेगा कि भाई 1 एम्पियर जो है या करंट का दूसरा डेफिनेशन दो, तो क्या बोलिएगा, दूसरा डेफिनेशन ये बोलिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक बिंदु से, ठीक है, यदि एक सेकंड में 6.28 इंटू 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, उतना इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में यदि ट्रैवल कर गया, ठीक है, एक सेकंड में। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये वायर है। अब इस जगह पे, ये जहाँ मैं काटा, इस पॉइंट पे यदि एक सेकंड के अंदर इतना वैल्यू, कितना, 6.28 इंटू 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन यदि गुजर गया तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इस वायर से फ्लो किया, इस वायर से इस कंडक्टर से पास हुआ। सोचिए कितना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, तब जाके 1 एम्पियर कहलाएगा, वो भी 1 सेकंड में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को काटिएगा, तोड़िएगा, तो भी उसका तो आप जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा, क्योंकि काट ही नहीं पाइएगा उसको, पहली बात तो ये है, ठीक। आइए, क्योंकि बहुत ही छोटा है वो। नेक्स्ट देखिए, इसका जो प्रवाह होता है, जिसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो जो प्रकाश का जो स्पीड है,
कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना के बराबर होता है। इस हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है। हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन पीपीटीज़ को तैयार करने में मुझे अच्छा खासा समय भी लगता है, तो इसलिए भी मैं आपको कहता हूँ कि मैं अपना मेहनत करता हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, चीज़ों को शेयर भी कीजिए, दोस्तों तक भी इन चीज़ों को पहुँचाइए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर जो तैयारी करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्योंकि यह सदिश रुकिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ। देखिए विद्युत धारा जो होता है एक अदिश राशि होता है, ठीक है। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, जिसका दिशा नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा जो है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, जिसमें धारा नहीं होता है। जैसे कि स्पीड, चाल, ठीक है, चाल का क्या होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन वेग की बात करें तो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा भी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये जो है आपका सदिश का जो जोड़ नियम है उसका पालन नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करता है। इस वजह से ये जो है अदिश राशि होता है। क्वेश्चन एकदम भरमार मिलेगा आपको इसमें कि करंट के बारे में आएगा, करंट इज ऑप्शन, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस, इस तरह से मिल जाएगा। क्या मारिएगा, स्केलर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि मारिएगा। दूसरी पॉइंट है कि विद्युत धारा हमेशा जो है परिपथ में ही प्रभावित होगा, क्लोज सर्किट में ही प्रभावित होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से कट गया है तो धारा प्रवाह होगा। आप देखे भी होंगे कि बल्ब वगैरह जो है कहीं यदि कट गया है, कनेक्शन कहीं पे शॉर्ट कर गया है तो बल्ब नहीं जलता है, फिर आप तार जोड़ते हैं तभी तो जाके बल्ब जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ जो है बंद होना चाहिए, परिपथ जो है क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि हमेशा जो है जो विद्युत धारा होता है वो कौन से मार्ग को चुनता है, वो हमेशा जो है निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग को चुनता है। इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आप खुद देखिए। यदि दो रास्ता है, एक रास्ता में थोड़ा सा विघ्न है, ठीक है, कुछ मतलब रोड खराब एक तरह से, और दूसरा रास्ता है वहीं तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इस जगह आपको पहुंचना है, इस जगह पे आप हैं, इधर से आप जा रहे हैं, एक रास्ता ये भी है, मगर ये वाला रास्ता में यहाँ थोड़ा रुकावट है, तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा इस रास्ता को पकड़िएगा, ठीक है। उसी तरह से करंट भी क्या करता है, हमेशा जिसमें कि बाधाएं नहीं है, जिसमें रुकावट नहीं है, जिसमें कि प्रतिरोध नहीं है, उस मार्ग को ही पकड़ेगा। या फिर यदि कम प्रतिरोध है, मान लिया जाए कि ये दूसरा एग्जांपल, ये यहाँ आपको पहुँचना है, यहाँ आप हैं, दो रास्ता है, बिल्कुल सेम दूरी है, दोनों का सेम दूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इतना बड़ा विघ्न है और इसमें इतना बड़ा विघ्न है, एक में छोटा एक में बड़ा है, तो आप किसको पकड़िएगा, यही वाला विघ्न, ये वाला रास्ता पकड़िएगा। जाहिर सी बात है, जिसमें कम विघ्न है, जिसमें कम रेजिस्टेंस, उसी तरह से करंट भी जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस है उधर कम फ्लो होगा, और जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर ज़्यादा फ्लो होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से घन वस्तु की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रभाव होता है हमेशा किधर से होता है, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स की तरफ से, या फिर नेगेटिव साइड से हमेशा पॉजिटिव साइड की ओर होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ठीक है, हमेशा जो है क्या होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आया समझ में? आइए नेक्स्ट देखिए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चंस इससे बहुत सारे उठते हैं। ओम्स लॉ देखिए क्या होता है, अगर सब कुछ स्थितियाँ यदि नियत रहे, सारे स्थितियाँ मतलब सभी चीज़ें यदि कांस्टेंट कर दी जाए, ठीक है, तो चालक जो होता है, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में जो वोल्टेज तो चालक में वोल्टेज, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप चीज़ों को कांस्टेंट कर दें
ठीक है। आप स्थितियाँ जो हैं कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, जो कंडक्टर है, जो चालक है, उसमें जो वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब हुआ V इज प्रोपोर्शनल टू I, V के समानुपाती करंट होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, समानुपाती का मतलब क्या हो, यदि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यदि करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, यदि वोल्टेज घट रहा है तो करंट घटेगा, यदि करंट घट रहा है तो वोल्टेज घटेगा। यही हुआ समानुपाती का मतलब। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हम लोग कांस्टेंट का साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो इक्वल टू देते हैं। इक्वल टू देते हैं कब, जब एक कांस्टेंट हम लोग उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ जोड़ा गया, क्या आर जोड़ दिया जाता है, आर, कैपिटल आर जोड़ा जाता है। और उस कैपिटल आर को ही क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, प्रतिरोध, जिसको कि रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, आर प्रतिरोध कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए V बराबर आई आर हो गया, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या आया, ये R आ गया। अब R बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आई। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, V बाय आई। इस V का क्या होता है वैल्यू, यूनिट वोल्टेज होता है, और I का क्या होता है, एम्पियर होता है, मैं भी बताया भी। तो वोल्ट बाय एम्पियर, और वोल्ट बाय एम्पियर क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, OHM, या फिर इसका सिंबल इस तरह से, ओम का सिंबल इस तरह से बना दिया जाता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट था ओम, जिसके नाम पे ये सिंबल दे दिया गया। चलिए, ओम का जो नियम होता है वो रेजिस्टेंस पे, प्रतिरोध पे, संधारित्र पे मतलब कैपेसिटर पे, और इंडक्टर पे लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस पे लागू होता है, कैपेसिटर पे, इंडक्टर और इंडक्टर पे, इन तीनों पे लागू होता है। चलिए, अब नेक्स्ट है कि ओम का जो नियम है वो लीनियर परिपथ को फॉलो करता है, या जो है आपका बायलैटरल परिपथ को भी फॉलो करता है। ठीक, लीनियर मतलब रेखीय परिपथ को फॉलो करता है। चलिए, नेक्स्ट है कि ये जो है ओम का नियम AC हो चाहे DC हो। ठीक है, AC और DC मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में लागू होता है। ठीक, लेकिन AC में जो है क्या कर दिया जाता है, AC वाले में R जो होता है ना, R के जगह Z लिख दिया जाता है। R के जगह क्या लिखा जाता है, Z लिखा जाता है। अब Z को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा कहा जाता है, जिसको कि Z से डिनोट किया जाता है। आया बात समझ में। तो DC के केस में क्या होगा, R होगा, और AC के केस में क्या होगा, Z होगा, जिसको कि प्रतिबाधा कहा जाता है, या फिर इम्पीडेंस हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इम्पीडेंस। अब देखिए ग्राफ समझ लीजिए, इसका ग्राफ भी आता है, क्योंकि ये देखिए प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये हो गया V इक्वल टू IR का ग्राफ। ये हम लोग Y एक्सिस में V बनाए हैं, और नीचे यहाँ पे जो X एक्सिस है, ये X एक्सिस में हम लोग X एक्सिस में क्या दिए हैं, I दिए। इस जगह देखिए, इसको रुकिए बड़ा ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ समझिए, यहाँ पे ये जो एक्सिस है हमारा X है, ये है Y एक्सिस है। अब इस Y एक्सिस में भी डिनोट किया गया है वोल्टेज को, और X एक्सिस में I को डिनोट किया गया है, करंट को। ठीक, ये जो एरो जो दिखा रहा है ये रेजिस्टेंस का दिखा रहा है कि जैसे जैसे भी बढ़ाइएगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, जैसे जैसे V को बढ़ाइएगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, या फिर I को बढ़ाइएगा तो V बढ़ेगा, V को घटाइएगा तो I घटेगा, I को घटाइएगा तो V भी घटेगा। यही हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो वहाँ बताया मैं, अब इसको और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले तो रेजिस्टेंस इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ये सब रेजिस्टेंस का ही है। ये रेजिस्टेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होता है उसमें देखने को मिलता है। ठीक, इसका सिंबल जो होता है R, कैपिटल R से दिखाया जाता है। इसका जो सर्किट्स में जो आपका सर्किट होता है उसमें जो चित्र जो हम लोग बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। ये आगे मैं इस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, रेजिस्टेंस का जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, सीरीज, पैरेलल, समानांतर, ठीक है, श्रेणी क्रम, ये सब कुछ बताऊंगा। और ये वाला जो सिंबल देख रहे हैं, हाँ ये जो सिंबल है ये आपका क्या चीज़ का सिंबल है, ये वाला, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, 2 ओम 3 ओम घसका के बढ़ा घटा सकते हैं, उसको रिहोस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रिहोस्टेट भी हम लोग कहते हैं।
इसमें बस क्या कर दिया गया, एक एरो लगा दिया गया, एक तीर का निशान लगा दिया, ये हो गया। और इसमें एक बस तीर लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू फिक्स्ड है। इसका वैल्यू मान लीजिए 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू रेंज में लाई करेगा। हो सकता है कि ये 2 ओम से लेकर 10 ओम तक इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर रहेगा तो हो सकता है 2 ओम हो, और इस पॉइंट पर रखिएगा तो हो सकता है 10 ओम हो। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रतिरोध जो है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, जो यहाँ आर से दिखाया गया है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, 5 ओम तो 5 ओम, 100 ओम तो 100 ओम। ठीक है, यही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कंसेप्ट देने का मैं अपना भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग जो है अपने तरफ से आप लोग भी प्रयास कीजिए चीज़ों को समझने का। नहीं समझ में आता है तो फिर से देखिए, दोबारा देखिए, क्या दिक्कत है ना। यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियो, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। देखिए, ये क्या होता है, पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है। कहने का मतलब जो मैटर है उसका एक गुण है। जैसे आप लकड़ी का बात कर लें, लकड़ी में जो है करंट प्रभाव नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्यों? लकड़ी उस तरह का, लकड़ी का प्रॉपर्टी है कि वो करंट को रोकता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। करंट जो है कैसे फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो धातु जितने हैं, धातु में करंट फ्लो होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तरह से इसको आप समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना कम करंट फ्लो होगा। ठीक, या उतने रुकावट होगा उस करंट को फ्लो होने में। ठीक, यहीं से एक बात आपको बता दूं कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है? जो कि पूरा करंट को पास करने दे, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, मेटल्स हो गया जितना भी, ये क्या हो गया? कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जो कि करंट को फ्लो करने से रोके, जैसे कि प्लास्टिक का सामान, लकड़ी का सामान, रबड़ का सामान, ये सब क्या होता है? करंट को नहीं जाने देता है, कुचालक कहलाता है। ठीक, कंडक्टर्स क्या हुआ? सुचालक। तो कुचालक में करंट नहीं आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कहने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध एकदम बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो लकड़ी का यदि बोलेंगे रेजिस्टेंस बताइए कितना है, तो बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट होता है, क्योंकि उसमें जो है करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए, तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस के प्रकार से क्या हुआ? स्वाभाविक गुण होता है, जिसके कारण वह बहने वाले मतलब विद्युत धारा प्रवाह को विरोध करता है, वो रोकता है। जो विद्युत धारा जो प्रवाह करेगी उस मेटल्स के जरिए, या फिर उस वस्तु के जरिए, या फिर उस पदार्थ के जरिए, उसको क्या करेगा? वो क्या करेगा? विरोध करेगा, रोकेगा। उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? आर होता है। ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है, मतलब सिंबल जो होता है, वो क्या होता है? कैपिटल आर होता है। इसका यदि मानक का बात करें, इसका जो है यूनिट का बात करें, तो मैं बताया अभी क्या होता है? OHM, ओम, या फिर इसको इस तरह से भी हम लोग लिख देते हैं, ओम। ठीक, आइए, प्रतिरोध जो है आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध का जो आकार होता है वो शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, पावर पे निर्भर करता है और प्रतिरोध पर नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए, अभी हम लोग देखते हैं कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं? कोई कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, चालक है, कंडक्टर है, उसमें क्या क्या चेंजेस आप कर दीजिएगा कि प्रतिरोध का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या क्या करेंगे हम लोग? जो चालक का जो कंडक्टिविटी है, जो करंट फ्लो का जो रेशियो है, जो स्पीड है, वो घट बढ़ जाएगा। क्या है? देखिए, पहला तापमान। यदि आप यदि तापमान को आप क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आपका देखिए, तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। समझ लीजिएगा बात को। पहले क्या होगा? तापमान बढ़ा दिए किसी कंडक्टर का, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और
घटे, यदि घटाते हैं, यदि ठंडा करते हैं तो क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यदि बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो फिर हम उस पर जाएंगे तो अभी वो आपके पार्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए छोटा मोटा बता देता। तो क्या होता है, जैसे कंडक्टर्स को यदि आप हीट करते हैं, ठीक है, सुचालक को आप यदि हीट करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हरकत में आने लगते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करने लगते हैं, ठीक। अब जब उसमें आप सप्लाई दीजिएगा, करंट दीजिएगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिर जो उसको डायरेक्शन जैसे इधर जाना है, सीधा जाना है, तो यदि अस्थिर हैं तो जो फोर्स है वो उसको ढकेल करके सीधा ले जाएगा। लेकिन ऑलरेडी पहले से वो हरकत में इधर उधर जा रहा है, तो सोचिए कि यदि एक मेला है, मेला में भगदड़ मच गया और गेट 2 है, ठीक है, गेट 2 है, तो भगदड़ में कितना आदमी निकलेगा 1 घंटे में? और यदि शांत है सब और धीरे धीरे करके बिना कोई हलचल के, बिना कुछ भगदड़ के आदमी निकलेगा 2 गेट से, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा या फिर भगदड़ हो गया है उसमें ज़्यादा समय लगेगा? आप बताइए। जाहिर सी बात है, शांत है यदि जब सब, तो जितना समय लगेगा आराम से सब कोई सिस्टमेटिक वे में निकल जाएगा। लेकिन यदि भगदड़ हो रहा है तो जो आपका जो गेट है वहीं पर तो सब लॉक हो जाएगा, है कि नहीं? एक उधर से वो उसका टांग खींचेगा, उसका पैर खींचेगा, और गेट पे पता चलेगा कि सब एक जगह स्टिल हो गया, फ्रीज हो गया, अब बाहर निकल ही नहीं सक रहा, तो बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाए। वही चीज़ यहाँ भी होता है, क्योंकि जब हीट कर दिए तो सब हलचल जब मचाने लगा इधर उधर, तो क्या हुआ, उसको फिर सीधा करके आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है हीट करने पे, और घटने से घट जाता है। कूल हो गया मतलब ठंडा है, इलेक्ट्रॉन्स तो रुका हुआ है एक जगह, और रुका हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से फ्लो करेगा और ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, यही हो गया। अब देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति, ठीक। तो पदार्थ की प्रकृति मतलब जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वुड का, लकड़ी का ज़्यादा होगा, कंडक्टर का क्या होगा, कम होगा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो पदार्थ जो है, पदार्थ पे की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। अब लंबाई पे भी ये जो है डिपेंड करता है। कैसे? हमेशा जब भी लंबाई आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ेगा। लंबाई यदि बढ़ाइएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप 1 किलोमीटर से आप लाइन खींच के लाइए अपने घर, करंट को खींच के लाइए घर, तो देखिएगा घर आते आते वोल्टेज डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। गांव में जो लोग रहते हैं उन लोग को अच्छे से चीज़ पता होगा। क्या किया जाता है कि अर्थिंग लगाया जाता है ग्राउंड से और फिर कनेक्शन दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ता है ना, ये बात है। उसी तरह से जो आपका यदि आपका पोल बगल में है, नज़दीक में है, तो वहाँ से आप जब पावर लीजिएगा, वहाँ से जब करंट लाइन लीजिएगा तो वोल्टेज ज़्यादा अच्छा खासा रहता है। तो वही मैं बताया कि यदि लंबाई कर दिए, वायर का ज़्यादा लंबा हो गया तो क्या होगा, आपका जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स के होता है। और बात करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे यदि हम लोग बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहा जाता है? जैसे ये मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये वायर का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये इसका मोटाई, इसका थिकनेस, इसको आप काटते हैं तो ये वाला जो पार्ट जो को दिखा, ये वाला सामने वाला जो हुआ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला पार्ट कहलाता है। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यदि कंडक्टर मोटा है, मोटा यदि हो गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अनुप्रस्थ काट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। लेकिन यदि पतला है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, समझे। तो इसका क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो देखिए ये 0.1 हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L, और ये 0.2 हो गया। इन दोनों को जब आप कंबाइन कीजिएगा, इन दोनों को जब मिलाइएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं आगे करके दिखा दूँ। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे जब, तो देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू ऊपर का, इसको L ऊपर में तो L ऊपर लिख देते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा, A है, यहाँ पे इस जगह A है तो यहाँ भी हम लोग A लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो L बाय A का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ देखिए
यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, R इक्वल टू ये वाला R इक्वल टू रो L बाय ए। रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कि कब आया है, जब ये इक्वल टू हटा है तो, ठीक। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो पढ़ते हैं, RHO रो, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी। आइए बात कर लेते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, मतलब रो। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इंग्लिश होता है। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। सिंबल क्या है, रो, ठीक ना। तो चलिए इसका सूचक क्या है, इसका सूचक है रो, जो मैं बता रहा हूँ। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देखिए, समझिए कैसे हम लोग निकालेंगे। ये फॉर्मूला तो आपको मैं दिखाया कैसे आता है, रो L बाय ए है ना, ये रो L बाय ए है। रो को इधर ले जाइए, R को नीचे ले जाइए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, R यहाँ पे रह गया, रो यहाँ पे रह गया, A जो है ऊपर चल जाएगा, R के साथ गुना में हो जाएगा तो RA हो गया, और ये L जो है नीचे आ जाएगा तो नीचे लिख दिए। तो यही चीज़ को यहाँ लिखा गया है ना, रो इक्वल टू RA बाय L, ठीक है। अब RA बाय L, R का यूनिट बताइए क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, A का यूनिट क्या होता है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, ओहो कहाँ चल गया, अच्छा कोई नहीं, इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको चलिए फिर से इसको हम लिख ही देते हैं। देखिए क्या होता है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA बाय L, यही ना है। तो रो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओम, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और L का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर, M हो गया। अब देखिए मीटर स्क्वायर, 2 मीटर है ऊपर में और नीचे 1 मीटर, दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, ओम और मीटर बन जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, क्या बनता है, क्या होता है, ओम मीटर। देखिए यहाँ पे था, ये नीचे लिख देता हूँ M, ये M से ये M कट गया, क्या बच गया, ये ओम मीटर हो गया। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका कि सूचक क्या है, रो है, उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, उसी तरह से होता है कंडक्टेंस, चालकता, उल्टा है उसका, जस्ट उल्टा, ठीक, जस्ट उल्टा। तो देखिए रेजिस्टेंस R और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, G होता है। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, क्योंकि मैं बताया रेजिस्टेंस हुआ जो कि रोकेगा करंट को फ्लो होने से, करंट को बढ़ने से, और चालकता क्या होगा, जो कि करंट को बढ़ने देगा, नहीं रोकेगा। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं G से, कंडक्टर्स को डिनोट करते हैं G से। तो G जब होगा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, 1/R हो जाएगा, हाँ या ना, ये हो जाएगा 1/R। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, समझिएगा एकदम बहुत ही एकदम बेहतर ढंग से, ठीक है। इस एक एक चीज़ को मैं इतने अच्छे से आपका क्लियर करूँगा कि आप जीवन में नहीं भूलिएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस या चालकता का यूनिट का, ठीक है। तो देखिए G का फॉर्मूला क्या आया भाई, 1/R आया, तो यूनिट क्या होगा, 1/R के जगह में हम क्या लिखें, R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो G का यूनिट क्या हो गया, 1/R, या फिर इसको क्या लिखिएगा, ओम का इन्वर्स, ओम टू द पावर -1, ओम टू द पावर -1 इसका यूनिट हो गया। इसी चीज़ को क्या किया जाता है, उल्टा दिया जाता है, इन्वर्स। इसका 1/ओम का मतलब हो गया, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उलट गया, ऐसे था अब ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो ये क्या कहलाया, ओम का, देखिए ओम था, अब इसी को उल्टा लिखिए, ये वाला टर्म इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा M, ये वाला बीच में H, और ये हो गया O,
तो क्या बन गया, मो, MHO। ठीक है, यहाँ देखिए आपको मैं इस जगह फिर से समझा दूँ अच्छे से। चलिए ये मिट गया। आइए इसको हम लोग अच्छे से इसका यूनिट को समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो 1/ओम को हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, इस तरह से ये बन गया क्या, मो, MHO। और MHO कैसे हुआ, जैसे रेजिस्टेंस का क्या था, OHM था, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये वाला पार्ट जो है M आगे लिखा जाएगा, ये किधर लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। अब बीच वाला बीच में रह गया H, तो क्या बन गया, MHO। ठीक है, MHO, मो, या फिर ओम का इन्वर्स, या फिर मो लिखेंगे इसको, या फिर इसको हम लोग सीमेन भी कहते हैं, SIEMEN। ठीक है, सीमेन भी इसको कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। ठीक है, सीमेन। अब बात आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे वो था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, उसी तरह से ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट चालकता। जैसे वो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधकता था, विशिष्ट प्रतिरोधकता, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बस उसका उल्टा चलेंगे हम लोग। तो जैसे उस वाले केस में हम लोग क्या देखे थे, उसका जो सिंबल था क्या था, रो था, तो इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, ये होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। अब उल्टा होता है चूंकि, तो क्या कर देंगे, 1/, कर देंगे, तो क्या हो गया, मो। ठीक है, या फिर मो इक्वल टू, रो इक्वल टू 1/सिग्मा। आया समझ में? तो चलिए इसको मिटा दूं। अब इसकी यूनिट की बात कर लें, तो जो उसका यूनिट था उसमें बस इन्वर्स लग जाएगा। ठीक है, जो आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट था इसका बस उल्टा हो जाएगा। उसका क्या था यूनिट बताइए, उसका यूनिट था ओम मीटर था। ठीक है, उसका यूनिट क्या था, ओम मीटर था। तो इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ओम मीटर इन्वर्स। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं अच्छे से बताऊँ आपको, इसका यूनिट के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए उसका क्या होता है, ओम मीटर। इसका उल्टा करना है, मतलब 1/, कर दीजिए, 1/ओम मीटर, ये हो गया। इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, ओम मीटर, अब ब्रैकेट में इन्वर्स 1/। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स को क्या लिखते हैं, मो। ठीक है, और मीटर इन्वर्स को आप मो/m भी लिख सकते हैं, या फिर मो इंटू m इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, m इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप यही पॉइंट्स को मैं बता रहा था। तो चलिए आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चंस पे, जो मेन हमारा मुद्दा है, जिसको कि अभी हम लोगों ने इतना मेहनत करके समझा है। अब इन पे देखते हैं कि कितना हम लोग समझ पाए हैं। क्वेश्चंस इस पे करते हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इस पर हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आज का क्लास एंड होगा। तो क्वेश्चंस आप लोग, मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, ऑप्शन बताऊँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है इसका ऑप्शन को टाइप करना है। ठीक है, सभी कोई, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सभी कोई टाइप कीजिएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना समझे मेरी बातों को। इतना जो 1 घंटा जो मैं मेहनत किया हूँ इतना समझाने में, उन चीज़ों को आप समझ पाए भी हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने भी हैं अभी, सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है, क्या आवेश होता है न्यूट्रॉन का, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आवेशहीन होता है, या फिर भिन्नात्मक होता है। ABCD कौन सा ऑप्शन जाएगा, टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज के बारे में पूछा गया है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या जीरो होता है, या फिर भिन्नात्मक होता है, फ्रैक्शनल होता है। बोलिए,
इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या होता है, आवेशहीन होता है, मतलब जीरो होता है। मैं बताया भी, बहुत देर तक भूख रहा था, उसमें आपको बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत अपघटत्व के धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। विद्युत अपघटत्व मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में जो है, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। जो सॉलिड मेटल्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस में किसके कारण होता है, मैं उस टाइम बताया था। आप लोग सभी को ही बताइए, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, ABCD कौन सा ऑप्शन जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ अब, सी क्या हो जाएगा, आयंस के जरिए जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया दूसरा का। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, ठीक है, कांच के टुकड़े को रेशम से जब रगड़ते हैं तो रेशम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर आवेशहीन रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है जो मैं आपको समझाया भी। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको बताइए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मैच कीजिएगा अपना, सही हुआ या गलत हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4, कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है। जो कूलम्ब जो साइंटिस्ट थे वो दो चार्जेस के बीच बताए थे कि जो है फोर्स लगता है, ठीक है, या तो फोर्स को रिपल्सिव हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक। तो वो जो बल, फोर्स जो लगता है, जो बल लगता है वो क्या होता है, ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, फिर निर्वात में परम वैद्युतशीलता, जिसको परम शून्य कहते हैं, पर निर्भर करता है उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताइए जो लोग जान रहे हैं। तो देखिए कूलम्ब लॉ पे यदि आप जाइएगा, कूलम्ब लॉ ऑफ चार्ज पे जाइएगा, जो टॉपिक है उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स होता है वो आपका Q1 इंटू Q2 होता है, मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, दोनों जो आपका चार्ज है उसके प्रोडक्ट के क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फोर्स, डिवाइडेड बाय r² होता है, डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कि क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकंड पॉइंट वही कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी का जो स्क्वायर होगा उसके वैत क्रमानुपाती होगा। तो ये हो गया। और दूसरा बात है कि ये जो है, और थर्ड पॉइंट जो है इसका जो इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उसको यदि हटाते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, k होता है, ठीक है, k वैल्यू से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। और तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं, ठीक है, कहाँ खत्म होता है, ठीक है, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, अनियंत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बताना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो था मैं बता रहा था, कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव में जाता है, या नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव में जाता है, या कहीं नहीं जाता है, क्या होता है, आंसर इसका बताइए। 5 नंबर क्या हो जाएगा, सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी 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 टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश तक, मतलब पॉजिटिव से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, नेगेटिव तक जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या आपका, ए हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, क्या होगा तीव्रता, इकाई होगा, शून्य होगा, समान होगा, असमान होगा। कोई खोखला चालक है, होलो कंडक्टर है, उसके अंदर जो है विद्युतीय क्षेत्र किस तरह का होगा, ठीक है, उसकी तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक जो आपका एरिया है, ठीक है, उसका इकाई होगा, शून्य हो गया, समान होगा या असमान होगा। तो बताइए इसका आंसर सभी कोई। इसका आंसर हो जाएगा, खोखले के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसका तीव्रता क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 7 नंबर, विद्युत धारा एक कौन सी राशि है? मैं तभी बता रहा था, तुम गला फाड़ फाड़ के बता रहा था। आप लोग सभी को बताइए इसका ऑप्शन, जल्दी जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा सदिश या अदिश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अदिश राशि होती है। चलिए, निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक है? ओम, फैराड, हेनरी या साइमन? चालकता का बोला गया है। कमेंट कीजिए सभी कोई। देखिए यहाँ पे साइमन लिख दिया गया है, ये हो जाएगा सीमेन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सीमेन। तो आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, किसी एल लंबाई के चालक, इसको मिटा दूं, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तित किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। ठीक है, क्या किया जा रहा है? एल लंबाई का कोई चालक है, उसका आयतन चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं? 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं। एल क्या कर दे रहे हैं? 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 गुना होगा, 6 गुना होगा, 3 गुना होगा या 9 गुना होगा? आंसर बताइए। एल के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L यदि कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होगा? सभी कोई बताइए इसका। 3 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा या 6 गुना होगा? तो आइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, R = ρL/A। तो यदि इस L को, पहले L था, अभी उसको 3L आप कर दिए, 3 गुना कर दिए, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। अभी देखिए, ये जो है प्रतिरोध का जो है समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का एक क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन यदि आपको अभी समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो इसको फिर आगे हम अगले क्लास में जो है हम लोग जो देखेंगे प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ऐसे आप समझ लीजिए। अभी इसका जो आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यदि आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, ठीक है, समानांतर मतलब हो गया इस तरह से, यदि आप जोड़ रहे हैं पैरेलली, यदि जोड़ रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस R1 है या रेजिस्टेंस R2 है, तो इस केस में जो है आपका विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा देखिए दो जगह बटता है, एक इधर कुछ करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा, दोनों तरफ, दोनों रेजिस्टेंस तरफ जाएगा, तो क्या होगा? विद्युत धारा आपका अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज है इस पॉइंट पर क्या है? दोनों का वोल्टेज सेम ही होगा। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को डैश कहा जाता है। ये मैं बताया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए इसका आंसर। वोल्टेज होगा, आवेश होगा, विद्युत धारा होगा या फिर विभव होगा। 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, विद्युत धारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वह बल जो विद्युत को चलाता है डैश कहलाता है। चलिए, ये भी मैं बताया था आप लोगों को। 5 सेकंड का टाइम है। विद्युत धारा होगा, प्रतिरोध होगा, विद्युत वाहक बल होगा या फिर आवेश होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात डैश रहता है। बंद परिपथ में दोनों का रेशियो क्या होगा? बदलता है, समान रहता है, बढ़ता है या घटता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। 5 सेकंड टाइम है, चलिए जल्दी। आंसर हो जाएगा बी, समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मीटर जो विद्युत धारा मापता है कहलाता है। विद्युत धारा जो मापता है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा मीटर कहा जाता है? वोल्ट मीटर, हाइड्रोमीटर, अमीटर या फिर ओम मीटर?
सभी को बहुत कोई जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है? मीटर जो वोल्टेज मापता है उसको क्या कहते हैं? टैकोमीटर या फिर एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर या ओम मीटर। तो वोल्टेज नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। आप लोग सब का आंसर बताइए। चलिए 5 सेकंड हो गया, इसका बताइए। वोल्टेज नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर देखिए, मीटर जो प्रतिरोध नापता है उसको क्या कहा जाता है? एम्पियर मीटर, टैकोमीटर, वोल्टेज मीटर या फिर ओम मीटर। प्रतिरोध नापने वाले को 5 सेकंड, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बोलिए? ओम होता है या फिर एम्पियर होता है, वोल्ट या फिर मिली वोल्ट होता है? ऑप्शंस टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। क्या होता है? ओम होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? चालक की लंबाई बढ़ गई तो घटेगा, बढ़ेगा या फिर समान रहता है या फिर शून्य हो जाता है? आंसर क्या होगा? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। R = ρl/a, तो ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एरिया घट जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या फिर स्थिर रहता है या फिर शून्य रहता है? अब यही क्वेश्चन जो मैं ऊपर बताया उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ गया तो चालक का जो है प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ने से घटता है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। 20 नंबर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। क्या चीज़ पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन आप लोग सभी को कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा इसका ऑप्शन का आंसर, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का असाइनमेंट रहा, होमवर्क है, इस पर आप लोग रिसर्च कीजिए, या फिर मैं जो प्रीवियस वीडियो में इस वीडियो में जो बताया हूँ उसको आप देख लीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, या फिर जान रहे हैं तो आप इसको टाइप भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल्स का जो है ये इन चैप्टर्स में यही सब टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग आज कवर किए हैं। अब आगे जो है इस चैप्टर में जो है हम लोग और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और फिर इस पर और जितने भी क्लास होंगे, 1-2 क्लास और होंगे, तो उन सभी क्लासेस को आप लोग अच्छे से कीजिए। कुछ छूटता है तो आप लोग उस टॉपिक को भी अपने से कीजिए, मतलब इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, और अपने मित्र, साथी, कलीग्स जो भी हैं आपके रिश्तेदार, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, ताकि आप लोग का यदि हेल्प हो रहा है तो उन बच्चों का भी हेल्प हो जाए जो कंपटीशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम या ऑनलाइन ITI एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग इस तरह के क्लास में फिर से कल मिलते हैं, और तब तक आप लोग, मैं बस यही कहूँगा कि मन लगा कर पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, तन और मन से पढ़िए। धन की बात तो अलग है। ठीक है, मैं अपने लेक्चर वाली वीडियो में बोलता भी हूँ, तो होप कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और फिर हम लोग कल तब मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।